हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर, उसके बाद देखिए यदि आप जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, क्योंकि यहीं से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। कहता सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन। तो देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट यानी कोरोना नामक भाग दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश में 7 जो है रंग विबग्योर VIBGYOR, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग यानी विबग्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 12 है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे देखिए तो फ़ारेनहाइट में कर रहा है तो C/5 बराबर क्या होता है? F-32/9, ठीक है। तो C के जगह रखेंगे 100, तो 100/5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा F-32 में क्या होगा? 9 होगा। तो ये कट के कितना होगा? 20 क्रॉस गुना कीजिए तो 180 बराबर होगा F-32, ये 32 प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2, 8, 3, 11, 1, 2, यानी तो F बराबर कितना हो गया? 212, यानी कितना हो गया? 212 फ़ारेनहाइट। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ रिलेशन होता है, जैसे देखिए C/5 बराबर होता है F-32/9। C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर होता है K-273/5, ठीक है, बराबर होता है R/4। ये रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। चूँकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ से आप जो है इस रिलेशन पर रखेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला पर रखेंगे, आपको फ़ारेनहाइट में इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए जल का जो हिमांक बिंदु होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का हिमांक बिंदु। नेक्स्ट फिर है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा, यानी किसी वस्तु को अधिकतम परास पर फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक। तो परास R बराबर क्या होता है? U² sin 2θ/G होता है, ठीक है। G होता है यहाँ पे। थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री पर, ये हो जाएगा R, मैक्सिमम हो जाएगा U² हो जाएगा, U²/G। और चूँकि sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यदि बल, संवेग तथा विस्थापन क्रमशः ABC द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो पद AC/B प्रदर्शित करेगा। तो देखिए AC/B, तो A जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको बल, A जो है बल है, बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। B गति है, गति यानी mv होता है, गति mv। और C विस्थापन है, तो C बराबर क्या होगा? U/T। C बराबर क्या होगा? विस्थापन है तो V/T हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? V/T, ठीक। फिर यहाँ पे AC/B क्या हो जाएगा? AC/B जो हो जाएगा, AC/B हो जाएगा AC/B जो हो जाएगा ये हो जाएगा ma × V/T बट्टा में हो जाएगा mv, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर होगा वेलोसिटी बट्टा में टाइम, ठीक है, यानी A/T बराबर होगा वेग। A/T बराबर क्या होगा? वेग होगा। तो देखिए वेग हो जाएगा यानी 114, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो वेग हो जाएगा, ठीक। क्या होगा? तो वेग बराबर होता है, वेग बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चूँकि A बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेग बराबर होगा A/T, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 की यदि बात
करें तो 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच जो है संबंध बताता है। 115 का होगा फर्स्ट ऑप्शन ओम का नियम। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ठीक, ओम का नियम। नेक्स्ट देखिए 116 की बात करें, कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या होता है, तो m1v1 बराबर होता है m2v2। m1v1 बराबर m2v2। m1 है ट्रक का द्रव्यमान और v1 है ट्रक की गति। ठीक है, m2 है ट्रक व कार दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान। ठीक है, m2 जो है ये ट्रक और कार दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान है और v2 जो है ट्रक व कार की सम्मिलित द्रव्यमान गति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो m1v1, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2000। ठीक है, m1v1 यानी 2000 गुने 10, 2000 गुने 10 बराबर हो जाएगा m2 और v2। तो दोनों का एक साथ इतना मीटर की गति तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो m2 जो यहाँ पे देख रहे हैं m2 है ट्रक वो कार दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान। ठीक, अब यहाँ से इसको कट कीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 25 चौका 250 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2500। m2 बराबर कितना होगा, 2500 kg। m2 बराबर 2500 kg, इसीलिए कार का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो 2500 में से 2000 घटा दीजिए तो कितना निकलेगा, 500 kg। 500 kg, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 500 kg यानी दूसरा। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि एक तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तथा तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो देखिए तरंग की आवृत्ति, तो ध्वनि की चाल दे दिया गया है v बराबर इतना दे दिया गया है 250। फिर तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दे दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.5 मीटर होगा। ठीक है, तो बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे कहता आवृत्ति होगी यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है यानी v बराबर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर v बराबर क्या होता है, म्यू लेम्डा। v बराबर क्या होता है, म्यू लेम्डा। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर म्यू लेम्डा। v है 250, तो 250 बराबर म्यू इंटू लेम्डा कितना है, इंटू लेम्डा है 0.5। ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ये 5 25 यानी कितना आ गया, 500 हर्ट्ज। तो म्यू का मान निकल गया कितना, 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो v बराबर होता है म्यू लेम्डा 500 हर्ट्ज यानी बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के समय क्रांति कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो 118 का होगा फर्स्ट। तो क्रांतिक कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में आपतित कोण है। ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 होता है। 119 देखिए, फिर है कि दो संधारित्र जिसकी धारिता 2F व 3F हैं को श्रेणी में जोड़ा गया है। श्रेणी में एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1F है को इनके समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणाम संधारित्र होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1/3। ठीक है, 1/2 + 1/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 2 तिया और 3 दूनी यानी 5/6। ठीक है, 5/6 यानी ये हो जाएगा 6/5 फ़ारेनहाइट यानी संधारित होगा। ठीक है, 6/5 होगा। अब देखिए 6/5 और तथा 1F को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में क्या होगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा यानी क्या होगा, तो 6/5 + 1 यानी होगा 11/5F। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 11/5 यानी ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दो संधारित्र था जिसको जो है 2F और 3F को जो है आपको जोड़ा गया है आपको श्रेणी क्रम में, और एक तीसरा संधारित्र है जिसको जोड़ा गया है 1F को जोड़ा गया है आपको
समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में यहाँ पे ए बी है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। 120 है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें 1.5 मीटर, तो किसी व्यक्ति को अपनी पूरी छाया देखने के लिए उसे अपनी लंबाई के आधे अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण जो है लेना चाहिए, ठीक है, अपनी लंबाई के आधे लंबाई की दर्पण लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की लंबाई कितना है 1.5 मीटर, अतः आवश्यक दर्पण की जो लंबाई होगा ये होगा 1.5/2। कितना होगा 1.5/2 यानी 0.75 मीटर, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 है कि ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करे जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो यहाँ पे देखिए तो v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा u माइनस जी टी। g जो है नकारात्मक है, ठीक है, यानी 0 बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, u माइनस जी इंटू टी। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, g बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स टू, t बराबर होगा 12.5, ठीक है। तो u बराबर क्या होगा, u बराबर होगा जी टी, u बराबर क्या हो जाएगा, तब तो जी टी हो जाएगा, ठीक है, चूँकि g ऋणात्मक है तो u बराबर जी टी हो जाएगा। तो यानी 10 गुना में 12.5 होगा, 12.5, 10 गुना में 12.5 यानी कितना 125 हो जाएगा, यानी 125 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा 125 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता जब प्रकाश की चमकीली सतह पर आपतित होता है तो खाली स्थान परावर्तन की घटना होती है। 122 जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती हैं, ठीक है, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ये सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा साथ ही ये एक दिशा में होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा, नियमित। तो जब क्या होती है, जब प्रकाश की किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट 123 है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, तो यहाँ पे गौर करिए 123, तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण एक निश्चित ताप पर खो देते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। तीसरा, ठीक है, लोहे का क्रांतिक ताप कितना होता है 725 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लोहे का। तो कहता है जब चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण जो है कम करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक, क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व गुण जो है एक निश्चित ताप पर खो देते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। 124 फिर है कि गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। 124 का फर्स्ट, हीलियम। तो गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों को मिश्रित किया जाता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का सिलेंडर में O2 के साथ हीलियम गैस भरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 है कि एक धातु M के क्लोराइड का अनुसूत्र MCl2 है, M के ऑक्साइड का अनुसूत्र होगा। 125 का फर्स्ट, तो देखिए किसी धातु क्लोराइड का जो सूत्र है ये MCl2 है। हम समझ सकते हैं कि M द्विसंयोजी हैं, ठीक है, इसलिए यह जो है M2+ हो जाता है और ऑक्साइड द्विसंयोजी होने के कारण O-2 हो जाता है, ठीक है, O- क्या हो जाता है, O-2 हो जाता है। संयोजन करने पर धातु जो है ऑक्साइड विद्युत रूप से तटस्थ हो जाता है और सूत्र को MO के रूप में लिखा जाता है, सूत्र को MO के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट 126 देखिए 126 की बात करें, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट लेथोनाइड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को
लैंथोनोइड्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व हैं। इन्हें एफ ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिर है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। 127 का फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए गैस के आयतन से V1/V2 बराबर होता है T1/T2 सूत्र से, ठीक। तो देखिए V1 बराबर दिया हुआ है, Vn बराबर कितना V/2 तथा V2 बराबर दे दिया गया है V, ठीक है। V2 बराबर दिया गया है V दिया गया है। तो यहाँ पे आपको T1 बराबर क्या होगा, T1 बराबर होगा 273 प्लस में 27। T1 जो होगा ये कितना होगा 273 प्लस में 27 यानी कितना होगा तो 300 केल्विन। तो T1 हो जाएगा आपको 300 केल्विन, ठीक है। तो T2 क्या होगा, तो यहाँ से आप T2 निकाल लेंगे तो V/2/V बराबर होगा 300/T2, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा T2 का मान 600, ठीक है, 600 केल्विन, ठीक है। 600 यहाँ पे है T2 तो 600, तो यहाँ पे T2 निकल जाएगा 600 माइनस का 273 यानी 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 कहता दो धातु ए और बी की जो है पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़े हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है, ए जो है बी से अधिक फैलता है, ठीक है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर देगी, ठीक है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है। तो देखिए अगर इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे 128 का देखिए 128 का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। गर्म करेंगे तो ये ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये जो हो जाएगा आपको दूसरा विकल्प हो जाएगा, ठीक। तो द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती हैं वह बाहर की ओर रहती हैं, ठीक है। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती हैं तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर जो है रहती हैं। नेक्स्ट देखिए CuSO4 प्लस Zn, तो ये ZnSO4 प्लस Cu उपयुक्त अभिक्रिया के संबंध में सही कथन 129 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी Cu की तुलना में Zn अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। Cu की तुलना में CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 129 का दूसरा, यानी Cu की तुलना कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। कॉपर की तुलना में जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक। तो 29 का हो जाएगा राइट आंसर दूसरा। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ता तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन नंबर 130 है कि संतृप्त विलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन, देखिए तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। तो जल की एक दी गई मात्रा केवल एक पदार्थ की निश्चित अधिकतम मात्रा को विलय कर सकती हैं, ठीक है। एक ऐसा विलयन जिसमें उस तापमान पर कोई और पदार्थ नहीं घुल सकता है उसे संतृप्त पदार्थ कहा जाता है। एक संतृप्त विलयन में पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है जिसे किसी दिए गए तापमान पर इसमें विलय किया जा सकता है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त विलयन को संदर्भित करती है। नेक्स्ट फिर है कि थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 131 का फर्स्ट, वे क्रॉस लिंकिंग के साथ दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं जिनमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। तापन भी श्रृंखलाओं के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट जो है सही नहीं है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो है दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं जिनमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता। तापन भी श्रृंखलाओं के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक। उसके बाद देखिए कि थर्मोप्लास्टिक को कई बार संसाधित किया जा सकता है, उदाहरण पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो 132 का होगा तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र SO2 है।
वह जो है तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक कई हैं, जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं हैं। 133 का होगा कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है, तो तीसरा केवल डी। ठीक है, तो केवल डी। 133 का होगा Cu प्लस FeSO4। तो लोहा की तुलना में कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को लोहे के नीचे रखा जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 134 है कि एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन, गंधहीन एवं गैस हैं। A मानवों के लिए हानिकारक है और B एक हरित घर गैस है। पहचानिए कि A और B क्रमशः हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि कमरे के तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोनों रंगहीन, गंधहीन और गैसीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 134 का तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए जहरीली है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135 कहता जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। तो देखिए, यह हरा पदार्थ जो है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, तो जब किसी कॉपर की प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है, तब कॉपर वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर जो हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाती हैं, जो हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग का होता है। जैसे देखिए 2Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2 ये बनाता है CuCO3 प्लस CuOH के होल 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 136 मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन C का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। 137 किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। 137 का 3 लैंगिक प्रजनन विशाल विविधता लाने में सक्षम है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन है। ठीक है, सभी स्तनधारी लैंगिक प्रजनन करते हैं। 138 हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा ऑप्शन ग्रेना। तो प्रकाश की प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह क्लोरोप्लास्ट के जो है कनिका में होता है। प्रकाश की ऊर्जा को थाइलाकोइड जो है झिल्ली में जो है एंजाइमों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। 139 का होगा 2 वनस्पति प्रसार। वनस्पति प्रजनन यानी वनस्पति प्रसार जो है वनस्पतियों में अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे के कई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अर्थात इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। 140 है निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए जो है आजीमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आजीमोन जो है
मेक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। नेक्स्ट 141, फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। 141 का होगा दूसरा सूअर। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशों को अच्छी तरह नहीं जो है पचा पाता है। अन्य जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी आदि जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम का जो है स्रावन करते हैं। 142 कहता दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है प्रदान करता है। जीवों की इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो 142 को तीसरा सहजीवन क्या कहते हैं, तो सहजीवन। नेक्स्ट, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। 143 का 3 आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो श्लेष्मा ग्रंथियों से हमेशा श्लेष्मा निकलता है, ठीक है, जो मेढक और केचुए के शरीर को चिपचिपा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इनका शरीर चिपचिपा होता है। नेक्स्ट 144 है कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 144 का जो हो जाएगा 144 का हो जाएगा आपको, देखिए 144 का फर्स्ट केवल सी और डी क्या होगा, तो केवल सी और डी हो जाएगा, केवल सी और डी, यानी ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये फसली पादपों से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो देखिए खरपतवारों को उपस्थिति फसल की, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि खरपतवारों को उपस्थिति फसल की उपज को कम करने में सहायक हैं। किसान को अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए ये अनैच्छिक पौधे इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी ला देते हैं। खरपतवारों से हुई हानि किसी अन्य कारणों से जैसे कीड़े मकोड़े, रोग, व्याधि आदि से हुई हानि की अपेक्षा अधिक होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 145। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का संयोजन सही है। तो 145 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, देखिए कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादप को जंतुओं से भिन्न भिन्न करते हैं। इसमें क्रम से कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समुच्चय में से कौन सा किसी के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो 146 का होगा तीसरा ऑप्शन, पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका, ठीक है, पुंकेसर, अंडाशय और वर्तिका, ठीक है। नेक्स्ट 147, निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। 147 का फर्स्ट अदरक, हल्दी, ठीक है। तो अदरक और हल्दी जो है ये रूपांतरित तने का युग्म है, अदरक, हल्दी। 148 दांत क्षय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। दांत क्षय के बारे में, तो दांत क्षय के बारे में जो है सत्य कह रहा है। तो 148 का हो जाएगा तीसरा, यानी 9 तो फर्स्ट 9 ही 2। तो देखिए सामान्यतः हमारे मुंह में जीवाणु मौजूद होता है, लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को, मुंह को साफ नहीं करते हैं तो कई हानिकारक जीवाणु भी इनमें रहने और बढ़ने लगते हैं। ये जीवाणु बचे हुए भोजन में मौजूद शर्करा को तोड़ते हैं और अम्ल निर्मोचित करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहा जाता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह दांतों के नुकसान का कारण बनता है और चरम मामलों में दांतों की हानि होती है। चॉकलेट, मिठाई, शीतल पेय और अन्य चीनी उत्पाद दांत क्षय के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 है कि भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो देखिए भूकंपों के लिए सत्य है 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 यानी भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक, और तीसरा है कि भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो भूकंप जो है पृथ्वी पर अचानक हिलने या थरथराने का कार्य है जो बहुत कम समय के लिए आता है या पृथ्वी की परपटी के अंदर एक अवधान के कारण होता है। भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। रिक्टर स्केल पर विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता 7 से अधिक होती है। अब देखिए लास्ट, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 150 का होगा फर्स्ट, यानी मानव में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक है, मानव में जो है मुख्य मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहां अतिरिक्त अमीनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।